inflation is not going to be that major a problem that we've seen in 2022 and 23 particularly. But of course, there are two major challenges. One is, as you said, the impact of imported inflation due to rupee depreciation, and the other is the climate change impact. Additionally, I would like to do essentially is that how do we build on our network? How do we build on the digital capabilities what we invested in and bring the consistency in our performance and increase the productivity of the both digital channels as well as brand channel. Kind of acting as a dampener for the Indian rupee, and I see this depreciation to continue next year also on the back of the recent resurgence that we have seen in dollar index. In the last quarter, India grew at just 5.4%. That's a two-year low. In the previous quarter, the growth rate was 6.7%. So this is a sharp decline. It's also well below expectations. Economists had predicted a 6.5% growth rate for India. हेलो दोस्तों, न्यूज़ ऑफ ट्रक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। वैसे तो आंकड़े बता रहे हैं कि भारत एक ग्रोइंग कंट्री है। भारत का जीडीपी और इकोनॉमी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद भारत आज भी यूएस इकोनॉमी पे उतना ही डिपेंडेबल है जितना अंग्रेजों के टाइम में हुआ करता था। आज भी हमारी गुलामों वाली इकोनॉमी खत्म नहीं हुई। भारत का इतिहास देखेंगे तो बहुत सारे राजाओं ने राज्य किया, अपना शासन चलाया और अपना एक दौर लाया था जिसमें उन्होंने भारत के सिविलाइजेशन को नया रूप दिया, भारत के इकोनॉमी को स्थिरता दी, भारत के बिजनेस को ग्लोबली फैलाने में मदद की और उन शासकों ने अपना साम्राज्य भी भारत के बाहर फैलाया था। उनमें से पहले शासक थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने भारत के इकोनॉमी को एक नया रूप दिया था और उस वक्त भी उन्होंने इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को भारत में लाया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने भारत में ट्रेडिंग के लिए सिल्वर कॉइन का कॉन्सेप्ट लाया था। उसके बाद सम्राट अशोका ने शासन किया और भारत के बाहर अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और चाइना का कुछ पार्ट भी जीत के उन्होंने भारत में जोड़ दिया था। सम्राट अशोका ने उस वक्त पॉलिटिकल यूनिटी को इस्टेब्लिश किया था, इंटरनल पीस बनाए रखा था और भारत के इंटरनेट ट्रेड को ग्लोबली एक्सपेंड किया था, जैसे सिल्क, स्पाइसेस एक्सेट्रा। उनको ये पता था कि ट्रेड होगा तो सामान बिकेगा, सामान बिकेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग रिच होंगे और लोग रिच होंगे तो वो खुश होंगे। और इसलिए सम्राट अशोक ने तब अखंड भारत की रचना बड़ी निपुणता से की थी। सम्राट अशोक के बाद 6 डायनेस्टी आए और वो डिस्ट्रॉय भी हो गई, पर उसके बाद चोला डायनेस्टी ने 1500 साल तक भारत पर राज किया था। पर उन्होंने अपना साम्राज्य और बिजनेस फैलाने की जगह भारत भर में बड़े बड़े मंदिर बनाने में व्यस्त हो गए। इसी वजह से चोला डायनेस्टी अपने कब्जा किए हुए टेरिटरी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इसी वजह से पलाव डायनेस्टी ने चोला डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद कई सालों तक 14 डायनेस्टी आई और उन्होंने रूल किया, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे। फिर 320 AD में शासन शुरू हुआ हमारे फोर्थ सम्राट चंद्रगुप्त I की। गुप्ता एम्पायर ने उस वक्त भारत में साइंटिफिक और एजुकेशनल रिवॉल्यूशन लाया था। उस वक्त के महान तत्वज्ञ कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और वात्स्यायन के वजह से, जिन्होंने संस्कृत, लिटरेचर और मैथमेटिक्स में नई सोच और नया रिवॉल्यूशन लाया था। चंद्रगुप्त ने अपने गुप्ता एम्पायर को पाटलिपुत्र से आधे भारत में फैलाया था। उसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने राज्य संभाला। ये उस वक्त शातिर तलवारबाज थे। उन्होंने कई लड़ाई लड़ी और भारत में कई जगह मंदिर भी बनाए। ये समुद्रगुप्त ही थे जिन्होंने भारत में ट्रेडिंग के लिए सोने के कॉइन को लाए थे, क्योंकि उस वक्त भारत की इकोनॉमी बहुत ही सुपर पावर और सुपर रिच बन गई थी और उस वक्त भारत ग्लोबल ट्रेडर बन गया था। उसके बाद आए ईस्टर्न गंगा एम्पायर के राजा इंद्रवर्मा। फिर 6th एम्पायर पाला एम्पायर ने 400 साल तक राज किया। फिर 1000 CE में होयसला एम्पायर ने राज किया। उसके बाद आए मुगल एम्पायर, लेकिन मुगल एम्पायर ने किसी को इंस्पायर नहीं किया था। पानीपत के फर्स्ट बैटल के बाद बाबर हिंदुस्तान के तख्त के राजा बन गए थे और यहीं से मुगलों ने 300 साल तक भारत पर हुकूमत की थी। तो बाबर के वंशज थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर और औरंगजेब, और इनका भारत में योगदान था। हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म परिवर्तन करना, नहीं बदले तो टैक्स भरना, जिजिया सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और फार्मर से उनकी जमीन के लिए भारी टैक्स वसूल करना, यानी जमींदारी सिस्टम। ये मुगल ही थे जिन्होंने भारत में गन पाउडर इंट्रोड्यूस कराया था। और इसी बीच भारत में भगवा झंडा लहराता है और आते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने भारत भर में मुगलों के एम्पायर को खत्म करके मराठा एम्पायर की नींव रखी थी। और अपने शिवाजी महाराज ही भारत के मोस्ट पावरफुल 10th एम्परर थे, द मराठा एम्पायर। उन्होंने उस वक्त 1 नेशन 1 इकोनॉमी की नींव रखी थी। उन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावना को लोगों में जगाया था और धर्म जाति पर होने वाले अत्याचार को मिटाकर सभी लोगों को एक किया था। और महाराष्ट्र के साथ साथ भारत के इकोनॉमी को भी उन्होंने फिर से एक नया रूप दिया था। पर अफसोस, हमें ये सब हमारे इतिहास में विस्तार से कभी नहीं सिखाया जाता है। हमें तो सिर्फ मुगलों और मराठों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताया जाता है। आणि म्हणूनच आम्हाला मराठे म्हणतात। माझ्या मानी मराठ्यांनो,
चला आज सह्याद्रीच्या जंगलाच्या दाट ढगांमधून स्वराज्याच्या स्वर्गाची वाट शोधूया. और 11th एम्परर थे जिन्होंने भारत में 150 साल तक राज किया. उन्होंने ही भारत में डिवाइड एंड रूल सिस्टम को लाया था और एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़वाया और उसके बाद में उन्होंने उनको भी खत्म किया. ब्रिटिश एम्पायर, इन लोगों ने हमारे भारत को 150 साल तक सिर्फ लूटा है. इन्होंने जमींदारी सिस्टम और भारत के एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया था. यही ब्रिटिश थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो आग थी उसे और भड़काया. इन्होंने इतिहासकारों से सिर्फ अपनी परंपरा और ग्लोरी लिखवाई थी. भारत के हर बच्चे के मन में वेस्टर्न कल्चर के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ाई थी और भारतीय संस्कृति, वेद, अर्थव्यवस्था, आयुर्वेद और योगा को उन्होंने कभी एनकरेज नहीं किया था क्योंकि उन्हें भारत में अपना ही प्रभुत्व कायम रखना था. और आज भी हम भारतीय अंग्रेज जाने के 78 ईयर्स के बाद भी उनके कल्चर और उनके डिवाइड एंड रूल वाले फंडे को अभी भी नहीं भूले हैं. और हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति जो अपने में संपूर्ण थी उसे छोड़कर वेस्टर्न कल्चर के गुलाम हो गए हैं. Define Western culture and Indian culture. Western culture, more individualistic. Indian culture, more collective, more family, more working together. It's orthodox belief, and I think Indian culture is all about sabhyata, so called. जुगाड़. And you have to describe Western culture. जुगाड़. देखो दोस्तों, किसी की संस्कृति या कल्चर फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई सभ्यता या संस्कृति है ही नहीं. हमें अपनी पुरातन भारतीय संस्कृति जो अनमोल है उसे हमें बचपन से ही सही तरह से पढ़ाया नहीं गया और हम लोग इसलिए अंग्रेजी संस्कृति को बिना पढ़ाया ही फॉलो करते आ रहे हैं. इससे हमारा ही नुकसान है. जनरेशन में स्पेशली जो कि फोन ने तुम्हारे कंपटीशन को फोन ने है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है तुम्हारे को आगे बढ़ने की. इन अ सेंस राइट नाउ सोसाइटी अपने पैर में कुल्हाड़ा मार रही है. बस चूज करना है तुमको. मैं अपने पैर में कुल्हाड़ा नहीं मारूंगा. तुम बन गए, आधी लड़ाई तुम ऐसे जीत गए. आप आज डेवलप नेशन को देखिए, जैसे चाइना, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, रशिया, अमेरिका. ये सारे देश अपनी संस्कृति को दूसरे देशों की संस्कृति के मुकाबले ज़्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू देते हैं. वे अपनी संस्कृति पर हमेशा गर्व करते हैं. तो हम क्यों अपनी भारतीय संस्कृति जो एक ज़माने में पूरी दुनिया को प्रभावित किया था उसे छोड़कर दूसरे देशों की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं? ये ठीक बात नहीं है. तेरे नाम का कैरेक्टर, मैं तुम्हें बोलूँगा पिक्चर जरूर देख लेना, लेकिन ये जो कैरेक्टर साले को कभी फॉलो नहीं करना. ये लूजर कैरेक्टर है कि एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए. नहीं होता, आगे बढ़ो लाइफ के अंदर. बालों तक की हेयर स्टाइल वगैरह फॉलोइंग ठीक है, कपड़ों तक की फॉलोइंग, लेकिन एक जो पर्सनालिटी की फॉलोइंग उस फिल्म की बहुत गलत होती. और अगर हमें फिर से भारत को ग्लोबली सुपर पावर बनाना है तो हमें वेस्टर्न कल्चर को साइड में रखकर एक होना होगा. वन नेशन वन इकोनॉमी के लिए नए लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल बिजनेस को भारत में डेवलप करने होंगे और अपने यहाँ बनाई चीज़ों की ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करनी होगी जैसे चाइना और जापान करता है. इससे हमारे यहाँ बने चीज़ों का डिमांड ग्लोबली बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ेगी, जिससे भारत के जीडीपी रेशियो में भी ग्रोथ होगा और भारत में नई टेक्नोलॉजी और नए जॉब क्रिएट होंगे, जिससे आज के यूथ की जॉब प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी और हमारा भारत फिर से ग्लोबली सुपर पावर बन जाएगा. और इसकी शुरुआत हमें अपने खुद से शुरू करनी होगी. जय हिंद, जय भारत.